लास्ट में ये क्वेश्चन था कि दो लाइक चार्जेस हैं, सेम पॉइंट से सस्पेंडेड है, इसमें स्मॉल डिस्टेंस को ये स्मॉल लेना है कि सेपरेशन जो स्मॉल है, एंगल बहुत ही स्मॉल है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना पड़ सकता है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना पड़ सकता है, कुछ भी जो भी ये गिवन हो। तो यहाँ से अगर ये स्मॉल है तो इसमें लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसी इक्वेशन को, तो एक ये पॉइंट है जिसको याद रखे रहोगे कि थीटा जो है हाफ एंगल है, हाफ एंगल इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। अब इसमें से x फाइंड करना हो सकता है या थीटा फाइंड करना से हो सकता है, तो हम उसकी वैल्यूज सारी क्वांटिटीज गिवन ही है, तो tan इनवर्स थीटा हो जाएगा एफ ई बाई एम जी, और एफ ई की वैल्यू पुट कर दोगे। एफ ई का मैग्नीट्यूड वैसे क्या होगा, एफ ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड के क्यू वन स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर लाइक चार्जेस हैं तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स, डिस्टेंस एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से इसको पुट कर देंगे। तो तुम्हें ये याद रखना है tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। अब इस इक्वेशन में ये बताया था कि कई सारे डिफरेंट केसेस हैं, जैसे मान लो कि ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को यहाँ पे सस्पेंड किया और इनके मान लो चार्जेस डिफरेंट हैं, Q1 है और ये है Q2 और M1 M2 है। तो M1 M2 Q1 और ये है M1, ये है Q2 और M2, और इनके बीच का ये सेपरेशन है x सेपरेशन है। तो इस केस में क्या ये दोनों एंगल डिफरेंट होंगे, तो ये हमको ये मान लिया कि पहला केस ये कंसिडर कर लिया कि फर्स्ट केस में Q1 इज इक्वल टू Q2 है, जो फर्स्ट केस है इसमें Q1 इज इक्वल टू Q2 है, बट M1 इज नॉट इक्वल टू M2, मतलब मासेस डिफरेंट है। और सेकेंड केस में ले लिया कि चार्ज डिफरेंट है बट मास सेम है। तो अब इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्स करने के लिए क्वेश्चंस तो उसमें दिए हुए हैं इसमें तुम्हारे नोट्स में, बट इसको क्विकली मैं आंसर बता देता हूँ कि यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू एम जी देखोगे, अगर मान लो कि Q1 नॉट इक्वल टू Q2 है, Q1 नॉट इक्वल टू Q2 है एंड M1 इज इक्वल टू M2 है, तो ऐसे केस में दोनों का mg सेम होगा, यहाँ पे दोनों का mg सेम होगा। और Q1 नॉट इक्वल टू Q2 है, बट किसी भी tan थीटा वन के लिए इक्वेशन लिख सकते हो, tan थीटा वन इज इक्वल टू एफ ई वन, पार्टिकल वन के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है डिवाइडेड बाई mg। सिमिलरली tan थीटा टू इज इक्वल टू एफ ई टू डिवाइडेड बाई एम जी, क्योंकि मास दोनों को सेम है। तो मास दोनों को सेम है, तो एफ ई वन एफ ई टू इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, दोनों के ऊपर सेम होगा। कि अगर यहाँ पे भी फाइंड करोगे इन दोनों के बीच में, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा एफ ई और एफ ई, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, जितना एक चार्ज पे एक्ट करेगा उतना दूसरे चार्ज पे भी एक्ट करेगा। तो एफ ई वन इज इक्वल टू एफ ई टू, ये तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एफ ई वन इज इक्वल टू एफ ई टू, तो इससे आ जाएगा कि जो थीटा वन है इज इक्वल टू थीटा टू। तो अगर चार्जेस डिफरेंट है तो एंगल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा, दोनों सिमेट्रिकली होंगे। बट अगर मासेस डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, एक हैवी है, मान लिया कि M1 इज मोर देन M2, M1 इज मोर देन M2, M1 जो है वो मोर देन M2 है। तो ऐसे केस में मान लिया वन का डायग्राम ड्रॉ किया, तो यहाँ से ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा वन इज इक्वल टू एफ ई बाई M1G, क्योंकि एफ ई तो दोनों पे सेम होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स सेम होगा, तो जिसका मास ज्यादा है उसका एंगल क्या होगा, स्मॉल होगा, जिसका मास ज्यादा है। तो यहाँ tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by मास, लार्जर मास विल लीड टू द स्मॉलर एंगल।
तो एंगल स्मॉल होगा, मतलब ऐसे जो हैवी वाला होगा वो नीचे टिल्ट करेगा, हैवी वाला जो है वो नीचे टिल्ट करेगा और दूसरा जो है ऊपर हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको ऐसे रखते हैं, इस पॉइंट पे ऐसे है, मान लो ये दोनों को हमने एंगल करके रिलीज कर दिया, तो ये M1 जो हैवी है ये क्या रहा है कि मास ज्यादा है तो एंगल स्मॉल होगा, मतलब ये जो है नीचे जाएगा, वेट हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, तो ये जो है टिल्ट होगा, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। और सिचुएशन किस टाइप की होगी कि इसके रेस्पेक्ट में ये थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा, ये M1G, और जो ये दूसरा वाला है ये ऐसे हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, ये लाइन अभी हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, ऐसी हो जाएगी, θ1 θ2, θ2 is more than θ1 if M1 is less than M2। जो हैवी होगा उस साइड का एंगल स्मॉल होगा, को थोड़ा सा विजुलाइज करोगे तो अपने वेट की वजह से वो टिल्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, तो एंगल डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। अगर 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 मान लो सिंपल क्वेश्चन ये एच वर्मा के किसी एक पार्ट में भी होगा कि अगर मान लो कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? अगर मान लो इस पूरे सेम हो जाएगा सर। अगर पूरे सेटअप में हम ले जाएंगे, पूरे सेटअप को ग्रेविटी फ्री स्पेस में अगर ले जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या हो यस जाएगी? सर। जीरो। जी की वैल्यू सर जीरो, तो जी फिर की, टू लेंथ का डबल हो जाएगा डिस्टेंस। हाँ तो जी 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री हो जाएगा, ये जो है स्ट्रेट हो जाएगा, जी जीरो हो जाएगा तो tan θ1 जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ से θ1 जो है 90 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे ही अगर स्पेस में सेटअप जाता है या ग्रेविटी फ्री स्पेस में तो ये इस टाइप का हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे चार्ज और क्यू है, यहाँ पे भी मास सेम मास और चार्ज क्यू है, लेंथ एल, ऐसा हो जाएगा। टेंशन फाइंड करना होगा, टेंशन यहाँ से एफ ई लिख दोगे, एफ ई लिख दोगे, यहाँ पे जो है टेंशन लिख दोगे, टेंशन फाइंड कर लोगे। तो यहाँ एक बस एडिशनल पॉइंट जो यूज हो रहा है वो एडिशनल पॉइंट इतना ही है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स तुम्हें डिनोट करना है कूलम्ब्स लॉ से। उसके अलावा जो है बाकी सब कुछ फ्री बॉडी डायग्राम, उसको रिप्रेजेंट करना, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, एक्सेलरेटेड केसेस, ये सारे केसेस जो हैं वो लॉज ऑफ मोशन की तरह से ही है। तो ये था कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड। सेम जो है सेम क्वेश्चन ये है, स्प्रिंग है, एज्यूमिंग स्मॉल डिफॉर्मेशन फाइंड द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग के दोनों एंड से चार्ज अगर कनेक्टेड है, यहाँ पे एक्स को स्मॉल लेना है, डिफॉर्मेशन स्मॉल लेना है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी। स्प्रिंग इलोंगेट होगी तो पहले पहले एल नॉट पे होगी नेचुरल लेंथ पे, और उसके बाद में डिफॉर्मेशन की वजह से, रिपल्शन की वजह से कुछ लेंथ हो जाएगी, एल नॉट प्लस एक्स हो जाएगी। एक्स को स्मॉल लेना है, यहाँ पे हम एफ ई डिनोट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स डिनोट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। के एक्स यहाँ से ऐड कर रहा होगा, के एक्स, तो एफ ई इज इक्वल टू, हमें डिफॉर्मेशन एक्स को फाइंड करना है, तो एफ ई इज इक्वल टू के एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, के एक्स के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हायर टर्म को, इसको इग्नोर करके, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं इसकी सेपरेशन। तो कहीं पे भी बेसिक मैकेनिक्स का एप्लीकेशन आ सकता है इसमें। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिकल फोर्स। मीडियम का क्या इफेक्ट होगा, तो पहला ये बताया था बेसिक डिफरेंस इलेक्ट्रिकल फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में, कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो मीडियम इंडिपेंडेंट था। क्योंकि यहाँ पे जो 1/एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, कि कोई भी मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12। ये किसके लिए है? ये एयर के लिए है। अगर मान लो कि ये देखो, ये एक सिस्टम लिया,
अब देखो कुछ पॉइंट हैं, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हैं। ये दो चार्जेस हैं, इन पे ये इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट कर रहा है। इस सेटअप को हम एयर में प्लेस करते हैं और किसी और मीडियम में प्लेस करते हैं। ये मान लिया एयर है और ये जो है मीडियम है, कोई मीडियम है, सेम सेटअप को रख देते हैं। एयर का फोर्स क्या होगा? एयर के फोर्स को एफ नॉट से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू, के क्यू वन क्यू टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा एयर का फोर्स, एयर का फोर्स, या फिर ये के को अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डिफरेंट मीडियम का फोर्स वो क्या होगा? हो जाएगा 1 बाई 4 पाई उस मीडियम की जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जो है उस मीडियम की परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो एयर की परमिटिविटी है। तो यहाँ पे एक टर्म हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। ये दोनों को अगर दोनों का हम रेशियो लेंगे, जैसे मान लो ऐसे ले लो एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ, अगर रेशियो लोगे तो ये हो जाएगा क्या? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो टर्म होता है ये होता है एप्सिलॉन आर और के। ये है रिलेटिव, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी टाइप की चीज है, डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सेम ये जो है एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये दोनों सेम है। तो पहला कंफ्यूजन ये है कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग कैपेसिटर में यूज करते हैं, इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो ये कैपिटल के और यहाँ वाला कैपिटल के, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सिंबल इसके लिए यूज करते हैं। इसीलिए अगर कुलम्स लॉ में सब्जेक्टिव में लिख रहे हो तो ये के की वैल्यू 1/4πε0 अगर यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए यूज होता है। अब ये एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के लिए जो है, वाटर के लिए होती है 81। तो अगर मान लो हमें वाटर की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फाइंड करना है, वाटर की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 81, तो हम ये जानते हैं, ये क्वेश्चन आएगा भाई ऑब्जेक्टिव में, तुम्हारे बोर्ड में दिया हुआ होगा कि if dielectric constant of a medium is 5, then what is the electrical permittivity of that medium? तो हमें क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है? तो ये इक्वेशन देखोगे, यहाँ से इसकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई, हाँ 81 मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है उससे हम एप्सिलॉन नॉट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये देखोगे ये नंबर जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। सबसे लीस्ट किसके लिए है? एयर के लिए है। बाकी सारे मीडियम के लिए इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये जो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हमेशा जो फोर्स होगा एफ नॉट, जो एयर का फोर्स होगा, दैट फोर्स इज ऑलवेज एफ नॉट इज मोर देन और इक्वल टू एफ। जिसको कैसे याद रखना है कि किसी और भी मीडियम में अगर हम चार्जेस को लेके जाएंगे, किसी और मीडियम में सबमर्ज करेंगे, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो है वो डिक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स वीक पड़ जाएगा। क्यों वीक पड़ जाएगा? वीक पड़ जाएगा ड्यू टू चेंज इन मीडियम। अब इसमें पॉइंट ये है कि ये चेंज क्यों होता है, ये चेंज क्यों होता है कि अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम, तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि हाँ इसका आंसर तो यस है, ये करेक्ट है। नहीं, नेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये करेक्ट है। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये इनकरेक्ट है।
ऐसा क्यों? किसी को लगा अरे तो दोनों सेम है, थोड़ा सा जागो कि जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम, इनकरेक्ट। नेट फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम, करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी मीडियम में हम कोई चार्ज प्लेस करते हैं तो वो मीडियम क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। उस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि जो फोर्स है, तो ये देखो, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मीडियम का जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू एयर के फोर्स के के टाइम्स। के इज व्हाट? के वो कांस्टेंट नहीं है, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट विजुअलाइज करोगे कि मीडियम में होता क्या है। मीडियम में जैसे मान लो हमने दो चार्ज रख दिया क्यू और क्यू, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इस मीडियम के चारों तरफ जो है मॉलिक्यूल्स हैं मीडियम के, जैसे मान लो वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो अगर मान लो ये इसको पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो इसके सराउंडिंग में जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में जो वाटर का मॉलिक्यूल है वहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। मान लो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर मान लो एक डाइपोल है, डाइपोल होता है उसका उसका डाइपोल मोमेंट भी होता है। तो जब ये प्लस है तो ये माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे इसका नेगेटिव पोल जो है इससे आ जाएगा इसकी तरफ और पॉजिटिव उधर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो है ये सराउंड हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, ऐसे सराउंड हो जाएगा ये सराउंड हो जाएगा। तो ये सराउंड होने से क्या हो गया कि सराउंड होने से ये हो गया कि जब मीडियम भी पोलराइज हो जाएगा तो यहाँ पे जो चार्ज होगा उसमें ये तो इसको रिपेल कर रहा होगा, ये रिपेल कर रहा होगा किस फोर्स से? उसी फोर्स से। बट यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो नेगेटिव चार्ज इसको पुल कर रहा होगा पोलराइज होने की वजह से। किस फोर्स से? एफ मीडियम से। मीडियम भी कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो जो मीडियम में फोर्स हो रहा है वो कितना हो रहा है? जो एफ मीडियम में फोर्स है वो एयर का 1/k टाइम्स है। और ये एफ मीडियम क्या है? एफ मीडियम दोनों फोर्स का रिजल्टेंट है। कौन कौन सा फोर्स? एक तो वैक्यूम वाला जो फोर्स है और एक मीडियम के पोलराइजेशन की वजह से भी एक्ट कर रहा है। तो ये एफ मीडियम क्या हो जाएगा? एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ मीडियम। ये जो एफ मीडियम है ये क्या है? ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स किसका किसका? नेट। ये एफ नॉट माइनस एफ एम का, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स अप्लाई कर रहे हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स अप्लाई कर रहे हैं, ये चार्ज अप्लाई कर रहा है, और इन दोनों के बीच का जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स डिनोट किया है एफ मीडियम से। ये है एफ मीडियम से। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये मीडियम से कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ, कि इसको लिख लेते हैं वाटर, इसको लिख लेते हैं वाटर। तो ये क्या हो जाएगा? एफ नॉट इज इक्वल टू, जो एफ है एफ नॉट माइनस एफ वाटर, एफ नॉट माइनस एफ वाटर। यहाँ पे ये फोर्स हो जाएगा एफ नॉट एफ वाटर इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के नेट फोर्स। तो यहाँ से जो एफ वाटर हुआ, एफ वाटर कितना हो जाएगा? एफ नॉट 1-1/k। ठीक है। तो फोर्स डिक्रीज क्यों कर रहा है? जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, इसके बाद जिसको जो डाउट होगा पूछना। एयर है, एयर में फोर्स ऐड कर रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। इसको हमने वाटर में डाल दिया, तो वाटर में डालने की वजह से इनके बीच का नेट फोर्स कितना हो गया? 10 न्यूटन। अब वो 5 न्यूटन डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज होने का मतलब हुआ कि ये चार्ज एयर में होता या वाटर में होता उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, 10 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन वाटर में जाके फोर्स डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कुछ फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, वो 5 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी नेट फोर्स बिटवीन द चार्ज कितना हो जाएगा? नेट फोर्स जो है वो 5 न्यूटन हो जाएगा। तो ये जो नेट फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, बट interaction between 2 point charges is independent of medium। ठीक है, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ चुका है, आईआईटी में भी आया हुआ है, एम्स में भी आया हुआ है, और अब मान लो बहुत साल पहले आया हुआ है, अभी जो है इसमें भी आ सकता है, बोर्ड में आ सकता है। कुछ डाउट है तो बताओ, समझ में आया ये? यस सर। हाँ सर। सर वो समझ में? स्टेटमेंट और एक बार बोलिए ना सर। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन
2 point charges is independent of medium, while net force between 2 point charges depends on medium. Yes, तो sir. यहाँ तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर एंड आर डैश। अब हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि हम क्वेश्चन ये समझ रहे हो कि मीडियम में फोर्स डिक्रीज करता है। तुम ये याद रखोगे किसी भी मीडियम में फोर्स डिक्रीज करता है, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन इसमें ये है कि अगर मान लो कि यहाँ पे हम ऐसे 2 पॉइंट चार्जेस को रखते हैं और यहाँ पे सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर, कुछ फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन का है एग्जाम्पल के लिए। अब अगर हम इसको वाटर में ले जाते हैं या किसी भी सिस्टम में ले जाते हैं तो हमें पता है कि फोर्स डिक्रीज करेगा। तो फोर्स जो डिक्रीज किया है उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस को डिक्रीज कर देंगे। तो हम क्या डिस्टेंस लें कि सो दैट की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दोनों के बीच में सेम रहे। क्वेश्चन समझ रहे हो कि एयर में फोर्स था 10 न्यूटन 10 सेंटीमीटर प्लेस करने पे, अगर सेम सेपरेशन रखते हैं मीडियम में प्लेस करते हैं तो फोर्स तो डिक्रीज कर जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या डिस्टेंस रखें सो दैट की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अभी चेंज ना हो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम रहे। तो ये समझ पा रहे हो कि जो डिस्टेंस है पहले ज्यादा मैग्नीट्यूड से रिपेल कर रहे हैं, अगर सेम फोर्स रखना है तो मीडियम में डिस्टेंस को डिक्रीज करना होगा, चार्जेस को क्लोज लाना होगा। तो ये थोड़ा सा सोचोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि जो आर है वो 10 सेंटीमीटर से तो स्मॉल ही होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जानते हो कि एफ डैश जो है वो एयर का के टाइम्स हो जाता है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ एयर। तो फोर्सेस अगर सेम रखने हैं, फोर्स सेम रखने हैं तो एयर का फोर्स था के, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर नॉट स्क्वायर, ये था एयर का फोर्स। सर मीडियम में भी 100 बाई ये हो रहा है, मीडियम सॉरी बाय मीडियम में ये हो जाएगा एप्सिलॉन और ये हो जाएगा जो आर स्क्वायर, वहाँ का जो मीडियम की जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर। तो ये Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई भी कैंसिल होगा, Q1 Q2 कैंसिल होगा। तो जो आर है डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, आर इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कोई भी डिस्टेंस है हो जाएगा स्क्वायर रूट लेंगे तो आर नॉट डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा के, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है। तो ये हो जाएगा के, सर आर नॉट रूट के। आर नॉट रूट के। जैसे मान लो एयर का डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर, वो वाटर के कितने डिस्टेंस के बराबर है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज व्हाट 81। तो वाटर की डिस्टेंस सेम फोर्स रखने के 10 लिए कितना है, cm. हाँ 90 डिवाइडेड बाई रूट 10 9, 81 9, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर एयर में हम 90 सेंटीमीटर पे जो फोर्स मिलता है उसको वाटर में जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर पे उतना क्लोज लाना होगा। तो ये याद रखोगे इक्वलेंट डिस्टेंस कि किसी मीडियम की जो लेंथ है आर लेंथ है वो एयर के आर नॉट बाई रूट 2 लेंथ के बराबर है। नेक्स्ट है कि ये था डिपेंडेंसी। फिर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो ये तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि राइट डाउन द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बोर्ड ओड के लिए। दूसरा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यूजफुल है बहुत से क्वेश्चन में। किस क्वेश्चन में, कोई ऐसे दे दिया कि 2 कूलम का चार्ज है और प्लेस्ड है 1 2 3 पे, और एक 4 कूलम का चार्ज है प्लेस्ड है 3 4 5 6 पे। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइंड द इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ऐसे केस में विजुलाइज नहीं कर पाओगे। कौन सा विजुलाइजेशन, यहाँ पे जो ट्राइंगल में बहुत आसानी से विजुलाइज कर लेते थे कि अच्छा हाँ यहाँ पे तो ये फोर्स ऐसे अप्लाई करेगा, ये फोर्स ऐसे अप्लाई करेगा। अब इसमें बताओ, इसमें सोचते ही रह जाओगे कि कहाँ से क्या करना है। मतलब 3 डायमेंशन में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा विजुलाइजेशन नहीं अप्लाई करना है, हमें मैथ अप्लाई कर देना है। तो मैथ अप्लाई करने के लिए हमें कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म छोटा सा बस एक्सप्रेशन लिख के उसको डिराइव कर देना है कि यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, Q1 है, ये Q2 है, इनके पोजीशन वेक्टर है
इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। तो कन्वेंशन वही है, जैसे मान लो ऐसा लिखा जाएगा यहाँ पे कि F12 इज व्हाट, फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वन, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में लिखते थे ना V12, तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू था, सेम यहाँ पे भी है। F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, वन के ऊपर फोर्स टू के वजह से। तो इसके एक्सप्रेशन को लिखने के लिए मान लेते हैं कि लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, ये डिस्टेंस है r2, ये डिस्टेंस है r2, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F12 और F21, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, दोनों वेक्टर किस सेंस में डिफरेंट होंगे, ये हो जाएगा r2 r2 डिनोट कर दोगे इसको, तो इसके जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किधर हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हो जाएगी डायरेक्शन। तो इसको लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसके अलोंग सर शायद से टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो गया है। सर टेक्स्ट बॉक्स शायद से सिलेक्ट हो गया है सर, ड्रॉ में जाके पेन सिलेक्ट कर लीजिए और ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा r2, ये r2 और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये फोर्स हो जाएगा F21 और ये फोर्स हो जाएगा F12। तो ये लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग फोर्सेस होंगे, लाइक चार्जेस अगर लेते हैं तो लाइक चार्जेस दोनों इसको रिपेल कर रहे होंगे, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, दोनों वेक्टर डिफरेंट किस सेंस में होंगे, F12 इज इक्वल टू F21, इक्वल नहीं होंगे, एक जो है उसके अपोजिट होगा। तो वेक्टर वाइज जो सम होगा F21 प्लस F12, ये दोनों जो है जीरो हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन इसी के बराबर होगा, जैसे मान लो F12 ही फाइंड कर लेते हैं, F12, तो F12 पे जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो हम इस वेक्टर को डिनोट करते हैं, F12 का मैग्नीट्यूड सोचो, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, ये हो जाएगा R, R12। ये वेक्टर कौन सा होगा, वेक्टर जहां से स्टार्ट कर रहा है जिसकी तरफ, तो R21, हाँ सर, R21 है ये, कि जहां से डायरेक्टेड होगा, या इसको 1 to डिस्टेंस बोल सकते हैं, R21, तो ये R21 R21 बोल देंगे, या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि वेक्टर जो है टेल से हेड की तरफ है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ये सॉरी ये R21 नहीं होगा, R12 होगा, ये क्या हो जाएगा R12, क्यों, पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, जिसके रेस्पेक्ट में बताएंगे, ये जो वेक्टर है वो क्या बता रहा है, वो टू वन की पोजीशन बता रहा है टू के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा R12,
अब ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर यहां से फाइंड कर सकते हो कि R1 इज इक्वल टू आर ट्रायंगल लॉ से R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R12, तो ये पुट कर दिया। इसी के डायरेक्शन में है तो इस वेक्टर को क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर यूनिट वेक्टर। वेक्टर ऐसे लिखते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड और प्लस उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन को डिनोट करेंगे यूनिट वेक्टर से। तो ये हो जाएगा F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 इज व्हाट, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ये है स्क्वायर, ये मॉड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 का मॉड। तो इफेक्टिवली ये जो रिड्यूस हो जाएगा इक्वेशन F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 का क्यूब। तो इसमें हमें प्लेस करना है जो भी चार्जेस हैं उन चार्जेस को विद प्रॉपर साइन प्लेस करना है। प्लेस चार्ज विथ साइन, प्लेस क्यू विथ साइन। मतलब वेक्टर वाले इक्वेशन में हमें मैग्नीट्यूड, स्केलर फॉर्म में हम क्या करते थे, मैग्नीट्यूड प्लेस करते थे, केवल साइन छोड़ देते थे। क्यों, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन हम खुद से देखते थे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ साइन वाइन खुद से प्लेस करेंगे, पुट द Q1 Q2 विद प्रॉपर साइन, डायरेक्शन का जो वेक्टर है वो अपने आप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज को साइन के साथ प्लेस करना है। और अब हम जो है 3 डायमेंशनल कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, याद रखना भी इजी है। F12 है तो यहाँ पे R1 माइनस R2 है, F21 है तो यहाँ पे R2 माइनस R1 है, कि जो एक्सप्रेशन लिखना होगा लिख लोगे F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई मॉड Q R1 माइनस R2 का क्यूब। जैसे मान लो ये दिया हुआ है कि ये +2 कूलम है और इसकी लोकेटेड है ये 1 2 3 पे, और दूसरा चार्ज लोकेटेड है -2 कूलम -3 कूलम, और ये 4 5 6 पे लोकेटेड है। फाइंड द, मान लिया ये चार्ज है 1, ये चार्ज है 2, फाइंड द F12। F12 हो जाएगा F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू क्या लेंगे 2, Q2 की वैल्यू -3, साइन के साथ। स्केलर और वेक्टर फॉर्म में ये डिफरेंस है। डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, -3i -3j -3k डिवाइडेड बाई मॉड, मॉड कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन अपने कॉमन सेंस से नहीं लेना है, यहाँ पे साइन के साथ प्लेस कर देना है। वेक्टर जो भी आएगा फोर्स का वेक्टर वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये बात आई समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। तो 3 डायमेंशन, ठीक है, 3 डायमेंशन में तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन और है इसमें। एक तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लोगे, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट केवल इतना ही है कि साइन के साथ प्लेस करना है। दूसरा क्वेश्चन होगा क्यूब के कॉर्नर पे होंगे चार्जेस और किसी स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर पूछा गया है। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 3, जैसे यहाँ पे क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पे चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं। ये कुछ क्यूब है, यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ चार्ज है। तो इसमें से हो सकता है कि किसी एक के ऊपर फोर्स बताओ। तो मान लो कि रिमेनिंग 4 चार्जेस हैं टोटल, है डायग्राम ऐसे इसमें यहाँ पे हो सके मे भी विजिबल ना हो। मतलब कोई भी, जैसे मान लो क्यूब का कॉर्नर है, ओरिजिन कहीं पे दिया हुआ है और यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ रख दिया, एक चार्ज यहाँ रख दिया, एक चार्ज यहाँ रख दिया। तो मैं इसके ऊपर फोर्स बताना है इन तीनों की वजह से, 1 2 3, और ये हमें मान लिया फोर्स। तो हमें फोर्स फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, 4 ड्यू टू 1 प्लस 4 ड्यू टू 2 प्लस 4 ड्यू टू 3। ये सारे वेक्टर फाइंड करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, उसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे, कूलम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, चार्ज को साइन के साथ पुट करना है और सारे वेक्टर को ऐड कर देंगे। तो ये प्रैक्टिस के लिए, तो ये याद रख लोगे। एक थंब रूल है, स्केलर फॉर्म हम कब यूज करेंगे, 2D टाइप के केसेस जहाँ पे हमारा विजुअलाइजेशन आसान है, वहाँ हम वेक्टर के डायरेक्शन खुद से बता सकते हैं।
वेक्टर फॉर्म कब यूज करेंगे? वेक्टर फॉर्म 3D में, जहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लगाने से कुछ होगा भी नहीं, कि किधर कैसे जा रहा है वो सब पता नहीं चलेगा। तो ऐसे केस के लिए हम वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं। तो ये दो फॉर्म्स है, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। ये सब देखो, ये सॉल्व किया हुआ है, एक बार इसको अटेम्प्ट कर लोगे। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, कल डिस्कस करेंगे ये इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो एच.सी. वर्मा में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन अभी सॉल्व कर सकते हो। ये कॉमन पॉइंट वाले पे 2-3 क्वेश्चन है, 13 से लेके 20 ऐसे कुछ है। तो फर्स्ट पेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में 4-5 क्वेश्चन इसके ऊपर हैं, वो देख लोगे। कुछ जो है वो कैलकुलेशन टाइप का है, न्यूमेरिकल वैल्यू की वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स बताओ, ये बताओ, वो सब बस वो कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।